चलो, तो जैसा कि आप लोग को पहले वीडियो में हम लोग कोशिका के बारे में देखे थे, है ना। कोशिका के बारे में मैंने आपको बताया था। तो कोशिका दो प्रकार की होती है। सबसे कोशिका सबसे छोटी इकाई है, और कोशिका से मिलकर ऊतक बनते हैं, ऊतक से मिलकर अंग बनता है, और अंग से मिलकर क्या बनता है, शरीर बनता है। इन चीज़ को देखें, फिर देखें कि कोशिका का आकार कितना होता है, 0.5 माइक्रोन से लेकर 20 माइक्रोन तक। फिर हमने देखा कोशिका दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। दोनों में अंतर देखे, दोनों में डिफरेंट समझे। अब यहाँ पे देखते हैं कि कोशिका की संरचना, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखेंगे। तो कोशिका की संरचना देखेंगे। यहाँ पे एक कोशिका है, तो सबसे पहले इसको दो भाग में बांटे। यहाँ पे देखो, ये वाला जो पूरा पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है इसको क्या बोला जाता है, केंद्रक बोला जाता है। और ये जो पूरा उसके बाहरी वाला जो भाग है, ठीक है ना, ये कोशिका का प्रमुख भाग ये केंद्रक है, और ये पूरे बाह्य भाग है, कोशिका का भाग है, जिसमें कोशिकांग होते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कोशिका का, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जो स्टार्ट करेंगे, तो इसके सबसे पहले लेयर से चालू करेंगे, तो जिसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे बाहरी जो भाग होता है कोशिका झिल्ली, क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली, तो इसे बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। और उसमें छोटी छोटी रेशेनुमा संरचना होती है, जिसे कहा जाता है सीलियम। क्या कहा जाता है, सीलियम। जैसे ही इसके अंदर आएंगे, तो उसके बाद हम लोग केंद्रक में आते हैं। तो केंद्रक को और अलग भाग में बांटेंगे। केंद्रक में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। ये जो बीच वाला पूरा पार्ट है वो है न्यूक्लियस, और उसके बाद है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें जो लिक्विड पाया जाएगा, जो केंद्रक द्रव्य रहेगा, वो क्या रहेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म रहेगा। फिर है फिर उसके बाद है न्यूक्लियर इवेलोप रहेगा। ये वो जो न्यूक्लियर की जो लेयर है वो रहेंगे। ये कुल टोटल ये किसका पार्ट है, न्यूक्लियस का पार्ट है। इसी के अंदर में इसी के अंदर में एक इस प्रकार जालीनुमा संरचना पाई जाती है केंद्रक के अंदर में। इसको बोला जाता है गुणसूत्र या क्रोमोसोम। इसको क्या बोला जाएगा, क्रोमोसोम्स, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आते हैं कि केंद्रक के जैसे ही, तो केंद्रक के बाद आगे बढ़ेंगे, तो सबसे जो यहाँ पे आपको पार्ट दिख रहा है, ये इस प्रकार की संरचना दिख रही है, इसको बोला जाता है गोल्गी बॉडी। क्या बोला जाता है, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी के बाद एक संरचना दिख रही है, इसको बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी को शॉर्ट में ईआर कहा जाता है। फिर यहाँ पे आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको आप जानते हो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। सबके काम क्या है, सबकी खोज किसने की है, सबको डिटेल में पढ़ेंगे अलग से, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो कोशिका द्रव्य है, इसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। आप यहाँ पे देखो परऑक्सीसोम, फिर है सेंट्रोसोम, ये कोशिका विभाजन के समय काम आती है। लाइसोसोम, इसे कोशिका की मृत्यु, कोशिका का क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग कहते हैं। राइबोसोम, ये राइबोसोम है जिसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। तो इस प्रकार ये एक कोशिका की संरचना है। इसके साथ मैं आपको कोशिका की जो संरचना है वो बनाना भी सिखाऊंगा। यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम ये कोशिका का एक लेयर लेंगे। ये हो गया कोशिका झिल्ली, ठीक है। सबसे पहले दोनों को लेते हैं, इसको बोलेंगे कोशिका भित्ति, सेल वॉल। याद रखेंगे, कोशिका भित्ति जो है केवल पादप में पाई जाती है, और ये सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, केवल पादप में, जंतुओं में नहीं पाई जाती। फिर उसका नेक्स्ट लेयर पे आते हैं। इसके बाद एक पतली सी थीन और लेयर होती है यहाँ पे, इसे कहेंगे कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन।
ठीक है। फिर आगे आएंगे यहां पे केंद्रक, लिख देते हैं यहां पे केंद्रक, न्यूक्लियस। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि एक एक चीजों को ध्यान से और समझ में आए। जैसे आप डायग्राम में देखे हो तो डायग्राम भी बनाना पड़े तो वहां पे और अच्छे से इसको समझ लो। उसके बाद हम लोग आएंगे, एक पोर्शन होता है जो इस प्रकार के डार्क होता है, इसको बोला जाता है केंद्रिका। केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, ठीक है। उसके बाद यहीं पे एक और संरचना होती है जो इस प्रकार की होती है, इसे कहा जाता है गुणसूत्र, क्रोमोसोम। फिर जस्ट इसके नीचे में आप ध्यान देंगे, इसके नीचे में इस प्रकार की ऐसी संरचनाएं रहेंगी। इसे कहा जाता है गोल्जी बॉडी, इंग्लिश में भी गोल्जी बॉडी बोलेंगे। गोल्जी बॉडी याद, जैसे मैं आपको बताया केंद्रक का काम क्या है, कोशिका का मस्तिष्क है, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। फिर उसके बाद हमने देखा केंद्रिका आरएनए बनाने का काम करता है। फिर है गुणसूत्र, ये जो जीन है, जो अनुवांशिक सूचना है जिसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाने का काम कौन करता है, तो वो करता है गुणसूत्र, जिसको क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गोल्गी बॉडी के बाद हम लोग आएंगे अगला ये इस प्रकार की एक और संरचना होती है, इसको बोला जाता है अंतःप्रज्वालिका, ठीक है, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर और संरचना देखेंगे इसकी, तो यहां पे इस प्रकार का आपको दिखेगा इसका माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। जो भोज्य पदार्थ है उसका ऑक्सीकरण यहीं पे होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे देखेंगे इस प्रकार की एक अनियमित संरचना होती है जिसको बोला जाता है लाइसोसोम। क्या बोला जाता है, लाइसोसोम, लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम है, इसे आत्महत्या की थैली कहती है। जो जीर्ण पुरानी जो कोशिका हो जा रहती है, ठीक है, उनको क्या करने का, डीकम्पोज करने का काम, अपघटित करने का काम कौन करती है, लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, ये कभी कभी ये जो रसायन छोड़ती है वो कोशिका के लिए ही घातक हो जाती है और कोशिका की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसे सुसाइड वेग के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। फिर उसके बाद यहां पे एक असंख्य छोटी छोटी ऐसी संरचनाएं होंगी, एक मिनट, लाइट, बहुत छोटी छोटी ऐसी संरचनाएं होंगी, इसको कहा जाता है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन का कारखाना, ठीक है। उसके बाद सेंट्रोसोम आएगा। सेंट्रोसोम के बाद यहाँ पे से लिख देता हूं कुछ ऐसी संरचनाएं, सेंट्रोसोम, ठीक है, जो कोशिका विभाजन में काम आती है, सेंट्रोसोम, ठीक है। तो इस प्रकार कोशिका है और ये सारे कोशिका के अंग है, इसको क्या बोला जाता है, कोशिकांग। याद रखेंगे कि जितने भी कोशिकांग हैं एक लिक्विड में तैरते रहती है, एक चिपचिपे पदार्थ में तैरते रहती है और उसे ही कहा जाता है कोशिका द्रव्य। क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव्य, या इसे ही साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे।
तो ये पूरे जो कोशिका के अंग है, कोशिकांग है, वो एक लिक्विड में तैरते रहते हैं। उस लिक्विड को क्या बोला जाता है? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये सारे कोशिकांग और सब के अलग अलग कार्य हैं, और किसकी खोज किसने की थी जो इंपॉर्टेंट है उसको भी एक एक करके हम देखेंगे। ये वही कोशिका है जो मैं अभी आपको यहाँ पे समझाया। ये बनी बुनाई कोशिका है, लेकिन अभी आप जब मैं डायग्राम बनाया, एग्जाम में डायग्राम बनाने के लिए भी आता है, तो डायग्राम को भी ध्यान देखेंगे कि वो सारी चीजें को किस प्रकार से हमको बनाना है और किस सीक्वेंस में बनाना है करके। ठीक है, आगे आते हैं। अब यहाँ ये प्लांट सेल है, वो जो सेल देखे थे, ठीक है ना, वो एनिमल का देखे थे, और ये कौन सा सेल है? प्लांट सेल है। दोनों में अंतर देखोगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल में 3 बेसिक डिफरेंट है, याद रखेंगे। प्लांट सेल में पाया जाता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल पाया जाता है। दूसरा है प्लांट सेल में पाया जाता है लवक, जिसको क्या बोला जाता है? प्लास्टिड, जो हरे रंग का लवक है ना, वो पाया जाता है। और तीसरा है रिक्तियां। ठीक है, प्लांट सेल में जो वैक्यूल करके है ना, बीच बीच में रिक्त स्थान होता है, उसे रिक्ति कहती हैं। बाकी सारी चीजें सेम होती है। किनमें? प्लांट सेल और जंतु सेल में बहुत सारी चीजें सही हैं, लेकिन ये जो 3 चीजें हैं वो जंतु में नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? कोशिका भित्ति, सेल वॉल नहीं पाया जाता है, लवक प्लास्टिड जो हरा रंग का जो रंग होता है ना, जो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, वो नहीं पाया जाता। और उसके बाद क्या नहीं पाई जाती? रिक्तियां या वैक्यूल नहीं पाई जाती। आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगे आते हैं, ये सारी संरचना जो मैं आपको समझाया हूं वही है। अब उसके बाद आते हैं सबसे पहला पॉइंट, कोशिका भित्ति। जो कोशिका का भित्ति मतलब क्या होता है? वॉल, रक्षा करने। जैसे आप देखे होंगे कि हम लोग घड़ी जो भी पहनते हैं, तो घड़ी 2 प्रकार बोलते हैं, एक को बोलते हैं रिस्ट वॉच, दूसरे को बोलते हैं वॉल वॉच। वॉल मतलब दीवार में लगाने वाला वॉच। वैसी भित्ति मतलब वॉल मतलब होता है दीवार। तो कोशिका को जो सुरक्षित रूप से बांध कर रखे रहे, कोशिका को क्या बोला हूं? सुरक्षित रूप से जो बांध कर रखे, पैक कर रखे, उस दीवार को क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति, या उसको सेल वॉल कहते हैं। तो सबसे पहले देखें, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। ये केवल कहां पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। यह जीव द्रव्य से स्रावित पदार्थ से बनी होती है। मतलब कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटोप्लाज्म। किससे होता है? जीव द्रव्य किसको कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। एक लिक्विड पदार्थ है कोशिका के, उससे इसका निर्माण होता है। ये मजबूत होती है, मोटी होती है, छिद्र युक्त होती है, निर्जीव होती है। ये चारों लाइन आपको याद रखना है। ये क्या होगी? स्ट्रांग होगी, मोटी। उसके बाद क्या होगी? मोटी होगी, इसका लेयर मोटा होगा, ठीक होगा। फिर उसके बाद छिद्र युक्त, स्पोर युक्त छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। और ये क्या होती है? निर्जीव प्रवृत्ति की होती है। जैसे हमारे बाल, नाखून, ये सब निर्जीव प्रवृत्ति के हैं। ठीक है, इसमें जान नहीं, क्योंकि इसको काटने में दर्द आपको नहीं होता है। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? निर्जीव प्रवृत्ति की होती है। समझ में आ गया क्या क्या बताया हूं? तो सबसे पहले देखेंगे, ये केवल और केवल किस में पाई जाती है? पादप में पाई जाती है। जंतु में इसका अभाव होता है। ये मोटी होती है, मजबूत होती है, छिद्र युक्त होती है, निर्जीव होती है। और याद रखेंगे, ये ज्यादातर जो है किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज से। तो याद रखेंगे, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। और कोशिका भित्ति का निर्माण कौन करता है? तो आपको याद रखना है जीव द्रव्य। तो क्या क्या पॉइंट ध्यान देंगे? तो कोशिका भित्ति केवल और केवल कहां पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति केवल और केवल पाई जाती है किसमें? पादप कोशिका में। दूसरा पॉइंट, कोशिका भित्ति का निर्माण कहां होता है? तो जीव द्रव्य से निर्माण होता है। कोशिका भित्ति जो है, ठीक है, किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे कि कोशिका भित्ति कैसी होती है? मजबूत होती है, मोटी होती है, छिद्रयुक्त होती है, निर्जीव होती है। ये 4 पॉइंट याद रखेंगे। इन 4 के अलावा और कोई क्वेश्चन इनसे नहीं बनते हैं, और जितना बनेगा इन्हीं से बनेगा। तो ये कोशिका देख लो, ये सेल है, और ये बाहर में पूरा जो है 3 प्रकार के हैं। जो प्राइमरी वॉल, सबसे पहला वाला जो है वो प्राइमरी है। जस्ट सेकेंड में देखेंगे तो सेकेंडरी वॉल दिखेगा। ये वाला जो वॉल है, और बड़ा करते हैं, ये वॉल प्राइमरी, फिर ये सेकेंडरी, और फिर लास्ट वाला जो है वो क्या है? ये वाला मिडिल, और उसके बाद फाइनल वॉल। और ये अंदर में क्या है? सेल है। तो कोशिका आपको समझ में आ गया? ठीक है, कोशिका भित्ति के बाद अब आएंगे, अगला जो है वो है
मिनट, कोशिका झिल्ली। झिल्ली में बताया ये जंतुओं में पाई जाती है और पादप दोनों में पाई जाती है। पादप की दूसरी और जंतुओं की पहली परत होती है। तो देखो यह अर्धपारेगम सेमी ट्रांसपेरेंट, ठीक है, मेम्ब्रेन होती है जिसमें परासरण द्वारा पदार्थों का आवागमन होता है। परासरण शब्द आपके लिए आपको बता रहा हूं, परासरण शब्द इसको ऑस्मोसिस कहा जाता है, ध्यान से रखोगे। ये परासरण क्या है थोड़ा ध्यान से आपको बता रहा हूं। पहले डेफिनेशन समझा देता हूं, फिर परासरण शब्द को आपको समझाऊंगा। यह अर्धपारेगम झिल्ली, अर्धपारेगम झिल्ली मतलब ऐसी झिल्ली जो दो पदार्थ में से एक को जाने देती है, ठीक है। तो ये पहले आप लोग को परासरण को समझाता हूं, फिर ये चीजें एकदम क्लियर समझ में आ जाएगी। देखो इधर ध्यान से सुनो, हम लोग इस शब्द को समझेंगे, ठीक है, ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो परासरण को भी हम ध्यान देंगे, ऑस्मोसिस को। तो परासरण में ये क्या चीज होती, तीन चीजें जरूरत होती हैं। पहला शब्द है विलायक, जिसको बोला जाता है सॉल्वेंट, ठीक है। दूसरा है अर्धपारेगम झिल्ली, अर्धपारेगम झिल्ली सेमी ट्रांसपेरेंट, ठीक है, मेम्ब्रेन। और तीसरा है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, ठीक है। तो परासरण को मैंने आपको समझाया कि 3 पॉइंट में ना, विलायक, अर्धपारेगम झिल्ली और उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, ठीक है। और इसको मैं आपको पहले और उसको तीनों को थोड़ा सा बाद में क्लियर करूंगा, ठीक। इधर देखो, यहां पे एक, इधर ध्यान देखो, एक ग्लास है। क्या है? ग्लास। ग्लास में क्या भरी हुई है? पानी भरी हुई है। क्या भरी हुई है? पानी भरी हुई है ना। और यहां पे मैंने एक चम्मच के द्वारा नमक मिलाया और नमक मिला के उसको घोल दिया। अब ये क्या हो गया? नमक पानी, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले आपने क्या देखा? पानी। और दूसरा मैंने क्या देखा? नमक। पानी क्या है? घोलने वाला है। पानी जो है नमक को अपने अंदर क्या कर रहा है? घोल रहा है। इसलिए पानी कहलाता है विलायक। क्या कहलाता है? विलायक। नमक क्या है? घुल रहा है। किसमें घुल रहा है? विलायक में घुल रहा है। इसलिए नमक क्या कहलाता है? विलेय। याद रखेंगे, विलायक मतलब सॉल्वेंट और विलेय मतलब होता है सॉल्यूट। मतलब विलायक और विलेय जब दोनों मिलते हैं तब बनता है विलियन। क्या बनता है? विलियन सॉल्यूशन। क्या क्या बोला हूं? जब विलायक और विलेय दोनों मिलेंगे तब ये नमक पानी, पानी और नमक दोनों मिले, पानी क्या है? विलायक, नमक क्या है? विलेय। जब दोनों मिल गए, नमक पानी जो है वो क्या कहलाएगा? विलियन कहलाएगा। क्लियर हुआ? अब यहां पे मैंने आपको बताया कि यहां पे विलियन के दो अंग है। एक अंग का नाम है विलायक और दूसरे अंग का नाम क्या है? विलेय। अब यहां पे ध्यान से समझोगे, अब यही जो नमक पानी है उसको मैंने एक इस प्रकार का एक पेपर लेता हूं। कौन सा पेपर लेते हैं जी? फिल्टर पेपर। कौन सा पेपर लिए? फिल्टर। फिल्टर पेपर लेके एक कोन बनाया और कोन बना के फिल्टर पेपर को यहां डाल दिया मैं, ठीक है। अब जैसे ही डालूंगा, ठीक है, जैसे इसमें डालूंगा, इस पानी को डालूंगा, देखो इधर ध्यान से, तो इसमें देखो ध्यान से कि इसमें सिर्फ पानी आएगा और यहां नमक क्या हो जाएगा? एकत्र हो गया। पानी आया और नमक क्या हो गया? एकत्र हो गया। मतलब आपने देखा कि ये जो फिल्टर पेपर है अर्धपारेगम। अर्ध मतलब आधे अणु को जाने देता है और आधे को क्या कर ले रहा है? रोक ले रहा है। आधे मतलब इसने विलायक के अणु को जाने दिया और विलेय के अणु को क्या कर लिया? रोक लिया। तो ये जो फिल्टर पेपर है किसका कार्य कर रहा है? अर्धपारेगम का। कैसा कार्य कर रहा है? अर्धपारे। अर्ध मतलब, ठीक है ना, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, मतलब आधे पदार्थ सिर्फ विलायक को जाने देता है और आधा जो विलेय है उसको क्या करता है? रोक देता है। तो क्लियर हुआ यहां पे? तो अर्धपारेगम समझ में आ गया, विलायक समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है? परासन क्रिया वैसी है कि जैसे याद रखेंगे, हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है। उच्च मतलब क्या होता है? ज्यादा, और निम्न मतलब क्या होता है? निम्न।
मतलब हमेशा उच्च मतलब ज्यादा से कम की ओर क्या करता है, वो गति करता है। कौन? तो विलायक के कण। तो यहां पे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे देखो एक ट्रे है, एक ट्रे में मैंने एक आलू को इस प्रकार ऐसा काट के बीच में रख दिया। ट्रे में भरा हुआ है पानी, इधर ध्यान दोगे, ट्रे में क्या भरा हुआ है, पानी। आलू कैसे छीला, और छील के, या आलू वाला एग्जांपल नहीं, दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहां ध्यान दो, ये एक ट्रे है, ट्रे में पानी भरा हुआ है, और यहां पे मैंने एक किशमिश को रख दिया। किसको रख दिया? किशमिश को। आप कुछ टाइम बाद देखना कि किशमिश फूल कर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अर्थात इधर का जो पानी है, कहाँ का? प्लेट का पानी है, और वो किशमिश की सांद्रता अधिक है, क्योंकि उसमें किशमिश की सांद्रता अधिक है और विलायक कौन है? पानी। तो हमेशा जो विलायक का पानी है जो है निम्न सांद्रता से, सॉरी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करती है। तो ये उसके अंदर गई और जाने के बाद वो क्या हो गई? फूल गई। तो ये जो झिल्ली है किसकी? किसकी? किशमिश की। वो किसकी भांति कार्य कर रही है? तो इसकी जो मेम्ब्रेन जो है वो अर्धपारगम झिल्ली की भांति कार्य करती है। अर्थात परासरण में जो मैं आपको एग्जांपल समझाया था, इधर ध्यान देंगे तो आपने देखा परासरण में, परासरण वह क्रिया है जिसमें विलायक के कण का अर्धपारगम झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या होती है? गमन होती है। इसको आप याद रखेंगे। जितने भी बड़े बड़े पेड़ पौधे जितने भी है, उसमें भोज्य पदार्थ, पानी, सब का जड़ से लेके ऊपर तक पहुंचने में इस परासरण क्रिया की बहुत ज्यादा क्या है? महत्व है। इसी के माध्यम से कोशिका, एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी, चौथी से पांचवी, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता, उच्च सांद्रता, ऐसे करके वो जाते जाती है, और सभी जगह भोज्य पदार्थ और जो आपको बताया खनिज लवण और जल पेड़ के जड़ से लेकर हर जगह पहुंचती है। कौन सी क्रिया के माध्यम से? परासरण क्रिया के माध्यम। तो परासरण क्या है समझ में आ गया। अब इसको आपको समझाता हूं। अब परासरण क्लियर होगा। देखो तो कोशिका झिल्ली क्या है? यह एक अर्धपारगम झिल्ली होती है जिसमें परासरण द्वारा पदार्थों का आवागमन होता है। वह जंतु कोशिका की बाहरी परत तथा पादप कोशिकाओं की, ठीक है ना, दूसरी परत, यहाँ पे याद रखेंगे ये दूसरी परत है, दूसरी परत होती है। यह प्रोटीन और वसा की बनी होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका आकार है कि किस प्रकार से ये बनी होती है। कौन? तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। तो कोशिका झिल्ली है, पहला लाइन क्या याद रखोगे कि केवल जंतु की पहली परत है और पादप की दूसरी परत है। उसके बाद ये किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन और वसा की बनी होती है। इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? तो अर्धपारगम होती है। कैसी होती है? अर्धपारगम, मतलब कुछ पदार्थ को अपने में से आवागमन का कार्य करती है, आवागमन करने का क्या करती है? ये कार्य करती है। तो आपको समझ में आ गया। तो कोशिका झिल्ली हो गया। अब अगला कोशिकांग के पास जाते हैं। अगला जो है जीव द्रव्य, इसको बोला जाता है, आप दिख रहे छोटा छोटा पॉइंट, ये क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। मतलब कहा जा रहा है कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस द्रव्य दोनों को एक साथ बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य बोला जाता है। जैसे यहां पे आपको ये पहला वाला पार्ट बता रहा हूं। देखो इधर, यहां पे हमने क्या देखा? यहां पे हमने सबसे पहले देखा साइटोप्लाज्म, ये कोशिका द्रव्य हो गया, और केंद्रक द्रव्य, ये दोनों को आपस में मिला देंगे तो उसको एक साथ क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य कहा जाता है। जैसे अब यहाँ पे भी ये भी जो डायग्राम बताया, ये कोशिका द्रव्य और इसका द्रव्य दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? दोनों को मिलाकर कहा जाता है जीव द्रव्य, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे तो कोशिका के अंदर के संपूर्ण पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। समस्त जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य में क्या होती हैं? संपन्न होती है। तो जितने भी जैविक क्रिया होती हैं वो कहाँ संपन्न होती है? तो जीव द्रव्य में क्या होती है? संपन्न होती है। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, ठीक है ना। जो जीवन के भौतिक आधार की संज्ञा दी गई है, मतलब आप सबको पता है कि आपके बॉडी में बहुत सारा जो हिस्सा है, लगभग
75% जो हीट है 65 to 75 वो किससे बना हुआ है? जल का आधार है, जल उसका मेन कंटेंट है। उसी प्रकार इस सभी कोशिकांग का जो प्रमुख आधार है वो क्या है? जीव द्रव्य है। इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का क्या कहा जाता है? भौतिक आधार कहा जाता है। आगे आते हैं, ठीक है, राइबोसोम। मैं अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया सबसे छोटा कोशिकांग कोशिका में दाने दाने के रूप में होता है और इसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलाडे ने की थी। यह डमरू के आकार का या लगभग गोलाकार का होता है। यह सबसे सूक्ष्म छोटी कोशिकांग है, मतलब कोशिका के सबसे छोटी कोशिकांग है। यह आरएनए एवं प्रोटीन की बनी होती है। ये खुद किसकी बनी होती है? आरएनए और प्रोटीन की बनी टेम्पलेट, मतलब सांचे का काम करती है, समझिए, प्रोटीन निर्माण में, ठीक है। इसे प्रोटीन का कारखाना क्या कहा जाता है? प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। यह आरएनए से संकेत प्राप्त कर निश्चित प्रकार के अमीनो अम्ल का क्या करती है? निर्माण करती है, और अमीनो अम्ल से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। आप याद रखना, प्रोटीन का मोनोमर, मोनोमर मतलब एकलक और बहुलक शब्द सुने होंगे, तो जो सबसे छोटी इकाई होती है प्रोटीन की वो होती है अमीनो अम्ल। कई अमीनो अम्ल आपस में मिलकर क्या किसका बनाते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि राइबोसोम की खोज किसने की? पैलाडे ने की। ये किस प्रकार का होता है? ये डमरू के आकार का होता है, लगभग गोलाकार होता है। यह सबसे सूक्ष्म छोटा कोशिकांग है। यह आरएनए और प्रोटीन की बनी होती, ठीक है। इसे प्रोटीन का क्या कहा जाता है? कारखाना कहा जाता है। और ये आरएनए से जो संकेत, जो निश्चित संकेत है उसे प्राप्त कर किसका निर्माण करता है? तो अमीनो अम्ल का क्या करता है? निर्माण करता है। आप देख सकते हैं आरएनए की एक संरचना है। आरएनए, 3 प्रकार के आरएनए पढ़ेंगे, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए और आरआरएनए। तो आरआरएनए को राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। जैसे टीआरएनए है, देख लो, ये एमआरएनए है और यहाँ पे राइबोसोमल वाला आरएनए नहीं दिया गया है। ये टेम्पलेट मतलब सांचे का काम कर रहा है, और इस प्रकार से फिर अमीनो एसिड एक चेन में क्या होते जा रही है? बनते जा रही है। इस प्रकार का निर्माण करता है। तो इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन का क्या कहा जाता है? कारखाना। सबसे छोटा कोशिकांग पैलाडे ने खोज की। ये इतना आप याद रखेंगे किसके बारे में? तो राइबोसोम के बारे में। आगे आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अगला कोशिकांग जो है हमारा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर ने की थी। किसने की थी? कॉलिकर ने की थी। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। इसमें खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, पहले ही बताया है, ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। यहीं पे खाद्य पदार्थ को सरल भागों में तोड़ा जाता है, वहां से क्या प्राप्त किया जाता है? ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। ऑक्सीकरण की क्रेब्स प्रक्रिया, यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ऑक्सीडेशन जब क्रिया होती है एक बहुत लंबे प्रक्रिया में होती है, तो इनमें क्रेब्स जो प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण की क्रेब्स प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, ठीक है। कहाँ होती है? यहाँ पे एक डायग्राम है, देखो इधर, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स वाला भाग है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है? मैट्रिक्स वाला भाग है, ठीक है। ये यहाँ पे जो इस प्रकार की संरचना दिख रही है वो क्रिस्टी है। ये जो इस प्रकार जिगजैग संरचना में, फिर आप ये देखो पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है जो राइबोसोम्स हैं। ये ग्रेनुअल से छोटे छोटे कण हैं, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डीएनए की भी कुछ कण डीएनए के भी पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड का भी कण पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आपने क्या देखा? ऑक्सीकरण की क्रेब्स प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की कहाँ होती है? मैट्रिक्स में संपन्न होती है। ऑक्सीकरण के इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, जब आप हम लोग श्वसन पढ़ेंगे, मतलब श्वसन पढ़ते हैं, तो श्वसन में एक पूरा क्रेब्स चक्रिया, एक पूरी एक चरण होता है। तो उसमें एक चरण होता है जिसका नाम क्या है? ऑक्सीकरण के इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, ETS बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, ठीक है, तंत्र। एवं फास्फोरिलीकरण माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम या F1 कण में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखेंगे ये क्वेश्चन कई बार हुआ है, फास्फोरिलीकरण और माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से कण में होता है? तो इसी को ही क्या एक मिनट, हाँ, तो यहां याद रखेंगे। तो ये जो पॉइंट आपको बताया, कौन सा पॉइंट आपको बताया? ऑक्सीसोम या F1 कण, ठीक है ना, में संपन्न होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। आपको कई बार क्वेश्चन में ये लाइन पूछा गया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में किसकी? ATP का निर्माण होता है। तो क्या क्या पॉइंट बताया हूं, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया खोज कॉलिकर ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? तो खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। तो
क्रेब्स जो यहाँ उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के जो में जो क्रेब्स प्रक्रिया है माइटोकॉन्ड्रिया के कहाँ पे होता है, तो मैट्रिक्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। और फास्फोरिलीकरण माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से पॉइंट में होता है, तो ऑक्सीसोम या F1 कण में होता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और ये जो मैं भी समझाया आपको कि एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल, ये एटीपी का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। बाकी मैट्रिक्स क्रिस्टी ये आपको समझा चुका हूं। आगे देखते हैं अगला कोशिका, गोल्जी काय। ठीक है, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। गोल्जी काय की खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसे लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, एक बार कई बार क्वेश्चन पे ये आ गया है कि गोल्जी बॉडी को और किस नाम से जाना जाता है, तो लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। विभिन्न पदार्थों का मुख्यतः एंजाइम का श्रावण करना गोल्जी का एक महत्वपूर्ण कार्य है। याद रखोगे गोल्जी काय का प्रमुख काम क्या है, तो गोल्जी काय एंजाइम, जो हम लोग प्रकीर्ण बोलते हैं, जो विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ को छोटे छोटे भाग में तोड़ने का काम कौन करता है, एंजाइम करता है। तो एंजाइम निर्माण का काम कौन करता है, गोल्जी काय करता है। उसके बाद ये शुक्राणुओं में जो मेल में जो स्पर्म बनते हैं, तो जैसे स्पर्म बनते हैं, तो ये जैसे स्पर्म की संरचना देखो, तो स्पर्म का ये वाला भाग है, इसको कहा जाता है एक्रोसोम। क्या कहा जाता है, एक्रोसोम। मतलब स्पर्म का जो टॉप पोर्शन होता है, जो एक, जैसे ये एग है, एक से कई स्पर्म आके क्या होते हैं, आपस में ऐसे मिलते हैं। तो एग की दीवाल को गलाने के लिए जो काम करता है वो कौन करता है, एक्रोसोम करता है। तो स्पर्म के एक्रोसोम के निर्माण में सहायक होता है। और जंतुओं में विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित में भी किनका योगदान होता है, गोल्जी काय। तो गोल्जी काय का काम क्या है, पहला काम क्या आप देखें कि इसकी खोज किसने, कैमिलो गोल्जी ने की। दूसरा, ये एंजाइम निर्माण का काम करता है। उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण जो है एक्रोसोम, तो एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है, गोल्जी काय करता है। ठीक है, और गोल्जी काय की ये संरचना आप देख रहे हो, ये गोल्जी काय है, ये देखिए, इसको थोड़ा सा और यहां पे करता हूं। ठीक, ये इस प्रकार की गोल्जी काय संरचना, तो बड़ा कोशिकांग है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो इनकमिंग ट्रांसपर्ड वेसिकल, ये अलग अलग वेसिकल्स है। ये ल्यूमेन बोला जाता है, ये जो इस प्रकार की पाइप नुमा एक मुड़ी संरचना है, इसके ट्रांसफेंस है। ये सेक्रेटरियल वेसल्स है, ये न्यूली मतलब नया जो फॉर्म वेसल्स है, इस प्रकार के जो वेसल्स बने हैं उनके ये संरचना है। आगे आते हैं, अगला है अंतःप्रद ज्वालिका, इसको बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी खोज के.आर. पोर्टर ने की थी। किसने की थी, के.आर. पोर्टर ने की थी। ये स्तनधारियों में की आरबीसी को छोड़कर सभी सामान्यतः, ठीक है, केंद्रीय कोशिकाओं में पाया जाता है। आपको पता है कि आरबीसी में ये नहीं पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक भी नहीं पाया जाता है, याद रखना। रेड ब्लड कॉर्पस आरबीसी मतलब रेड ब्लड कॉर्पस, लाल रुधिर कणिकाएं, इनमें इसका अभाव होता है। ठीक है, बाकी सभी जगह पाए जाते हैं। यह कोशिका में कंकाल का कार्य करती है, बड़ा होती है। तो कंकाल मतलब होता है स्केलेटन, जैसे आप हमारे शरीर में हड्डियों का क्या है, एक ढांचा है जो हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है। हमारे पूरे शरीर को गति करने में, चलने में ये पूरा प्रदान कौन करता है, कंकाल आधार प्रदान करता है। उसी प्रकार क्या आपको बताया, उसी प्रकार कोशिका के कंकाल का काम जो है, स्केलेटन का काम, जो कोशिका को आधार देने का काम जो करती है, वो कौन करती है, तो अंतःप्रद ज्वालिका, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, कंकाल का कार्य करती, विभिन्न प्रकार के पदार्थों के आवागमन को क्या करती है, नियंत्रित करती है। आपने देखा ये इस प्रकार की संरचना है, ये राइबोसोम इसमें पूरे चिपके रहते हैं। गोल्गी काय और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें राइबोसोम लगे होते हैं। ये स्मूथ है, ये यहाँ देखिए है एंडोप्लाज्मिक के मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, ये ल्यूमेन है, वो जो खंड है, उसके बाद है सिस्टर्नी है, वेसल से जो नया बन रहा है, वो सारी चीजें हैं। और यहाँ पे सेंटर में होती है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के आसपास गोल्जी काय और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम घेर के रखे रहती है, किसको, न्यूक्लियस को। ठीक है, आगे आते हैं, फिर देखते हैं लाइसोसोम। मैं आपको बताया लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो जीर्ण और जो और पुरानी जो कोशिका हो जा रहती है, ठीक है ना, उसे क्या करने का काम करती है, ये उसे रिसाइकल मारने का काम करती, समझिए। इसकी खोज डी डुए ने की थी। किसने की थी, डी डुए ने की थी। इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है या सुसाइड बैग कहते हैं।
अधिकतर जंतु कोशिकाओं में मुख्यतः एंजाइम अभिक्रिया करने वाले कोशिकांग जैसे अग्नाशय, पैनक्रियाज, मस्तिष्क, यकृत, लीवर, ये लीवर है, ठीक है, वृक्क, किडनी, थायराइड, ठीक है, ये इत्यादि यहाँ पाई जाती है। ये भी एक बड़ा कोशिकांग है। ये इसको क्यों आत्महत्या की थैली कहते हैं, जो भी कुछ समय मैंने आपको बताया कि जो कोशिका क्या हो गई है, बड़ी हो गई है, वृद्ध हो गई है, अब उसका कार्य क्षमता क्या हो गया, कम हो गया, तो ये एक ऐसा एंजाइम छोड़ेगी जिससे वो वृद्ध कोशिका पूरी तरह क्या हो जाती है, डीकम्पोज हो जाती है, अपघटित होकर वहीं पे सड़ जाती है, मर जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या है, जब ये एंजाइम की मात्रा ज्यादा हो जाती है, ठीक है, ज्यादा होने के कारण, ठीक है, ज्यादा होने के कारण ये कोशिका को इफेक्ट करती है और कोशिका की भी एक समय बाद क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है, कोशिका की। इसलिए से क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसको, तो लाइसोसोम को। ठीक, याद रखेंगे ये लाइसोसोम ही है, ठीक है, जो कैंसर कोशिका उत्पादन करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो कैंसर कोशिका उत्पादन में भी लाइसोसोम कोशिका का क्या होता है, योगदान होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं लवक, जिसको क्या कहा जाता है, प्लास्टिड कहा जाता है। ठीक है, अगला आते हैं लवक, जिसे क्या कहा जाता है, प्लास्टिड कहते हैं। इसकी खोज हैंकेल ने की थी। ठीक, याद रखेंगे, लवक की खोज किसने की थी, हैंकेल ने की थी। लवक प्रायः पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये गोलाकार अथवा चपटे आकार तथा रंगीन अथवा रंगहीन होते हैं। लवक जो है कवक में, जीवाणु में, नीरे हरे शैवाल में नहीं पाए जाते। ठीक है, अभी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। लवक मतलब जो, जैसे हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट को क्या बोला जाता है, हरित लवक, तो ये पादप में पाया जाता है। याद रखेंगे, कोशिका पढ़ रहे हैं तो कोशिका में हम सारे कोशिकांग पढ़ रहे हैं, लेकिन जंतु और पादप में डिफरेंट भी पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाएगी। ये रंगीन भी हो सकती है और रंगहीन भी हो सकती है। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज किसने की थी, हैंकेल ने की थी। और इसके बारे में आगे देखेंगे कि रंगों के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है ल्यूकोप्लास्ट, ये रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता। ठीक है, ये देख रहे हो ल्यूकोप्लास्ट, ये रंगहीन है, इसमें रंग नहीं होता। अगला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सभी लोग जानते हो, ये हरे रंग का होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। आज देखेंगे पृथ्वी में हरी भरी और फलती फूलती हाई बायोडाइवर्सिटी मतलब उच्च जैव विविधता जो है, तो उसका प्रमुख आधार कौन है, क्लोरोप्लास्ट। जितने भी हम लोग उत्पादक या प्रोड्यूसर जो पौधे देखेंगे, जीव देखेंगे, उनका मेन आधार ही, क्योंकि कोई भी जीव तब जिंदा रहेगा जब उसके लिए क्या रहेगा, भोज्य पदार्थ उपस्थित होगा। तो भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराने का जो है प्रमुख जो कार्य है वो उत्पादक करते। उत्पादक में सबसे महत्वपूर्ण जो है उत्पादक में क्या होना आवश्यक है, तो है क्लोरोप्लास्ट। अगला देखते हैं क्रोमोप्लास्ट, फलों और फूलों के रंगों का निर्धारण। जो आप सतरंगी फल, फूल, पत्तियां सब देखते हो, उनमें जो रंग का निर्धारण करती है वो करती है क्रोमोप्लास्ट। तो आपने क्या देखा, लवक के 3 रंगों के आधार पे 3, पहले आप किसका देखें, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूको रंगहीन होता है, क्लोरो हरा रंग का होता है, उसके बाद हमने देखा क्रोमोप्लास्ट फूलों और फलों के रंगों को क्या करता है, ये निर्धारित करता है। तो आप देख सकते हैं ल्यूको है, ठीक है, ये क्या है अपना क्रोमोप्लास्ट है, और ये अपना क्लोरोप्लास्ट है। फिर आगे आते हैं क्लोरोप्लास्ट को। तो आप देख रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट की संरचना है। हर एक पत्ती में जब आप डिटेल जाके देखेंगे तो इस प्रकार की ये पूरी संरचना दिखती है क्लोरोप्लास्ट की। ये सबसे आउटर मेम्ब्रेन, सबसे बाहरी झिल्ली है, इसको ग्रेनम कहते हैं। ये सिक्के नुमा जो संरचना होती है ना, ये सिक्का को बंडल जमाते हैं, उस प्रकार जब सिक्के को जमाएंगे तो ये ग्रेनम हो गए। और ये बीच में जो पार्ट है उसको ल्यूमेन बोलते हैं। इसको, ये जो 3 ठो है, इसको देखो थैलेकॉइड्स बोला जाता है। ये वाला जो पोर्शन है उसको क्या बोला जाता है, थैलेकॉइड्स बोला जाता है। यहाँ पे एक दानेदार संरचना होगी स्ट्रोमा, और ये इनर मेम्ब्रेन है, वो आउटर है बाह्य झिल्ली, और ये है क्या है, आंतरिक झिल्ली। तो इसको दोहरी झिल्ली होती है। दोहरी मतलब 2 प्रकार की झिल्ली मिली होगी, एक इनर झिल्ली होती है, दूसरा क्या होती है, आउटर झिल्ली। तो इसमें देखो ग्रेनम से क्या मिल के बना है, ल्यूमेन, ये, और उसके बाद स्टोमा, और ये क्या है, थैलेकॉइड्स है। आगे देखते हैं एक क्लोरोप्लास्ट से प्रश्न बनता है, याद रखेंगे इससे। अभी जैसे फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी यह प्रश्न बना था। यह हरे रंग का लवक होता है,
प्रकाश की उपस्थिति में अपने पर्णहरिम की सहायता से प्रकाश संश्लेषण, जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, उस क्रिया द्वारा भोजन का क्या करता है, निर्माण करता है। क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर इकाई कलाओं की, कला मतलब झिल्ली की बनी होती झिल्लियां होती हैं, जो वसा व प्रोटीन की बनी होती है। जो आप क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन देखे, वो किससे मिलकर बनी हुई हैं, तो प्रोटीन और वसा से मिलकर बनी हुई हैं। झिल्लियों से घिरे अर्धतल में दानेदार पदार्थ पाए जाते हैं, जिन्हें स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा वहां लिखा था, वो दानेदार क्या होते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं। आगे देखेंगे स्ट्रोमा के अंदर सिक्कों के ढेर जैसे संरचना होती है, जिसे ग्रेनम कहते हैं, और ग्रेनम आपस में स्ट्रोमा पटलिकाओं द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। ये जो पटलिका है ना, ये जो आपस में जुड़े हैं ना, इसको बोला जाता है स्ट्रोमा पटलिकाएं। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा। और ये ऐसे दानेदार जो संरचना होगी, इसे कहा जाएगा स्ट्रोमा। आगे आते हैं, फिर प्रत्येक ग्रेनम गोल चपटी पटलिकाओं को ग्रेनम लैमली कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा, ये थाइलाकॉइड्स है ना, इसी को ग्रेनम लैमली बोलते हैं। ये चपटी जो पूरी एकदम चपटी जो है, उस ये पूरे सिक्के के ढेर कहलाएंगे ग्रेनम, लेकिन सिंगल सिंगल इसको क्या बोलेंगे, ग्रेनम एक मिनट, ठीक है, ग्रेनम लैमली बोलेंगे। और ग्रेनम लैमली को ही क्या बोला जाता है, थाइलाकॉइड्स बोला जाता है। और याद रखेंगे यही थाइलाकॉइड्स है जहां पे किसका काम होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, मतलब जितने भी एग्जाम हैं, यदि एग्जाम अच्छे लेवल का है, पहले क्या पूछा जाता था, पहले जब पैटर्न सरल था तो ये पूछा जाता प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, सब जानते हैं पत्तियों में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। लेकिन अब पूछा जाता है कि पत्तियों के वह कौन सा भाग है जहां प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है, तो आपको याद रखना है थाइलाकॉइड्स जगह, ग्रेनम लैमली जिसको कहा जाता है, वहां है जहां प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है। अब अगला आते हैं केंद्रक, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियस। इसे कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। ठीक, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यह आकार में गोल, अंडाकार, घने गहरे रंग का जीव द्रव्य का एक विशेष भाग होता है। प्रत्येक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक की कोशिका को क्या कहा जाता है, मस्तिष्क। पहले बताया हूं कि जिस प्रकार हमारा जो मनुष्य का जो मस्तिष्क है, वो उसका केंद्र बिंदु है, उनकी सारी क्रियाओं का संचालन जो होता है वो मस्तिष्क होता है। उसी प्रकार कोशिका के जितने भी कार्य हैं उनका जो संचालन होता है वो किससे होता है, केंद्रक से होता है। इसलिए केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, केंद्रक के 4 भाग है। सबसे बाहरी भाग, इसको केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला कहेंगे। ठीक है, फिर केंद्रक द्रव्य, इसमें जो लिक्विड पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, केंद्रक द्रव्य। केंद्रिका जो डार्क पार्ट है, जिसको न्यूक्लियोलस केंद्रिका कहेंगे, और उसके अंदर में क्रोमेटिन, मतलब एक धागे के समान एक संरचना पाई जाएगी, जिसको गुणसूत्र कहते हैं, या इसे क्रोमेटिन। याद रखेंगे यही गुणसूत्र है जिसमें जीन, मतलब जो आपके आनुवांशिक लक्षण हैं, वो इसी गुणसूत्र में पाए जाते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होते हैं, हस्तांतरित होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि केंद्रक के 4 भाग है। सबसे आउटर भाग, जिसमें केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलेंगे। फिर उसके बाद उसमें जो लिक्विड होगा, केंद्रक द्रव्य। फिर है केंद्रिका, डार्क पोर्शन। फिर उसके बाद है गुणसूत्र। आगे अब देखेंगे केंद्रक के अंदर गुणसूत्र के बारे में, थोड़ा सा आपको बताता हूं उसके बारे में। देखो, हाँ, तो यहां पे ये पोर्शन आपको बता रहा हूं। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है, और अलग अलग जीवों में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। जो मैं आपको बताया, जो धागे नुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है, ये कोशिका है और कोशिका में केंद्रक है, और यहाँ पे इस प्रकार धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या नाम दिए, गुणसूत्र। ठीक है, ये जो गुणसूत्र है ये इस प्रकार के, ठीक है, संरचना में होती है, द्विकुंडली। ठीक है, इस गुणसूत्र, याद रखेंगे, इस गुणसूत्र सभी जीव में अलग अलग पाए जाते हैं। मानव में ये जो है 23 जोड़े, 23 जोड़े मतलब 23 पेयर। ठीक, अर्थात इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 46। संख्या में कितने हो जाएंगे, 46, लेकिन जोड़े में कितने हैं, 23। तो यहां पे याद रखेंगे, जिसमें 22 को ऑटोसोम क्या कहा जाता है, 22 को ऑटोसोम कहा जाता है। 22 प्लस XX या XY। ठीक है, इसे कहा जाता है ऑटोसोम। याद रखेंगे,
ये मेल और फीमेल दोनों में समान रूप से पाई जाती है। इनका काम है दैहिक मतलब शरीर के जितने भी अंग है, ऑर्गन है, उनके निर्माण का काम कौन करती है? 22 जोड़ा ऑटोसोम। और ये जो 23 जो जोड़ा है इसे ही बोला जाता है लिंग निर्धारक गुणसूत्र। लिंग निर्धारक गुणसूत्र, ठीक है। इसी को सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। सेक्स मतलब लिंग निर्धारण करना, क्यों मेल होगा कि फीमेल होगा। तो मेल और फीमेल का निर्धारण कौन करता है? 23वां जोड़ा, और 22 जोड़ा है जिसको क्या बोला जाता है? ऑटोसोम। याद रखेंगे यहां पे ये इस प्रकार की जो गुणसूत्र है, और गुणसूत्र में याद रखेंगे ना, गुणसूत्र में इस प्रकार की ऐसी संरचना पाई जाती है। आप जानते हो कोई सीढ़ी है और सीढ़ी को ऐसे आप क्या कर दोगे? रोटेट कर दोगे, सीढ़ी को मोड़ दोगे। सीढ़ियां समझ रहे हो ना, सीढ़ी को क्या कर दोगे? मोड़ दोगे। जब आप मोड़ोगे तो इस प्रकार की संरचना बनेगी। तो ये जो द्विकुंडली संरचना है जिसको डबल हेलिक्स संरचना है, इसी में जो न्यूक्लिक क्षारक है, केंद्र की जो क्षारक है, 4 न्यूक्लिक क्षारक है, याद रखेंगे ना, AGCT, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। मैं लिखा हूं वहां पे पीछे में, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। यहीं पे ये इस प्रकार से AG और CT ये ऐसे बॉन्ड में जुड़े होते हैं, यहां पे इस प्रकार से जुड़े होते हैं। इसे ही कहा जाता है, यही सेट को कहा जाता है DNA। क्या कहा जाता है? DNA, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। इसकी खोज वाटसन और क्रिक ने की थी, इसलिए 1953 में 1953 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, यही जो है आपके शरीर में हर एक संरचना, आपके आंख, कान, नाक, पैर, जितनी भी चीजें हैं उनको कोड करता है। जैसे 4 मतलब AGCT, तो ये 4 कोड बनेंगे और 4 कोड बन के आपको निश्चित रूप से कोडान कहलाएंगे। कोड का एक सेट बनेगा, आपके कोई भी बॉडी के एक पार्ट का क्या करेगा? वो लक्षण को क्या करेगा? निर्धारित करेगा। ठीक है, तो यही जो लक्षण हैं ये DNA है, ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी क्या होती है? हस्तांतरित होती है। इसलिए मानव का जो संतान हो मानव ही होता है, अन्य जानवर का जो जंतु का संतान हो उसी के समान होता है। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाने का जो काम है वो कौन करता है? ये मतलब DNA करता है। DNA के साथ RNA भी करता है, रखेंगे DNA और RNA। तो DNA किससे मिलकर बना है? AGCT, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, और RNA बनता है AGCU। एक मिनट, AGCU। ठीक है, AGCU मतलब कहने का है एडेनिन। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन DNA का है। RNA का क्या है बताया? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। थाइमिन के जगह पे वहां पे क्या शब्द आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। याद रखना, आपकी बॉडी का ज्यादातर हिस्सा जो है DNA है। ज्यादातर अनुवांशिक पदार्थ जो है, जेनेटिक पदार्थ का काम कौन करता है? DNA। और कुछ मात्रा में जो कौन करता है? वो करता है RNA। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? तो आपने देखा कि मनुष्य में कितने जोड़े होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं। कुल संख्या कितनी है? 46। उसमें 22 जोड़ों को ऑटोसोम, 23वां को लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, और मनुष्य में लिंग निर्धारण का काम भी जो है किनके द्वारा किया जाता है वो आगे मैं बताता हूं आपको। तो यहाँ पे देखो, मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 23वां जोड़ा समान होता है, जिन्हें ऑटोसोम कहा जाता है। 23, ठीक है, एक मिनट ना, यहाँ पे गलत है, अब याद रखना। 22 जोड़ा समान होता है, इसे ऑटोसोम कहते हैं। 23वें जोड़े को लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहते हैं। मादा में XX और पुरुष में क्या पाया जाता है? XY। मनुष्य में लिंग निर्धारण का काम कौन करता है? पुरुष के लिंग गुणसूत्र के कारण होता है, इसलिए अनुवांशिक रोग के वाहक मादा होती है। ठीक है, क्योंकि मादा में XX गुण उपस्थित होते हैं, होने के कारण रोग वाले दूसरे गुण जो है दूसरे समान X वाले गुणसूत्र द्वारा क्या कर दिए जाते हैं? दबा दिए जाते हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा और समझा रहा हूं, देखो। ठीक है, 22 + XX ये है फीमेल का, 22 + XY ये है मेल का। मेल और फीमेल दोनों में जब क्या होगा? मीटिंग होगी, तो यहां पे देखेंगे, यहां का इनका तो X ही आएगा और इनका X आया, तो जो भी संतान बनेगी वो क्या बनेगी? फीमेल बनेगी। ठीक है, फिर उसके बाद इनका X आया और इनका क्या आया? Y आया, तो जो संतान बनेंगे वो क्या बनेंगे?
मेल बनेंगे। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि इनका एक्स ही है, और मेल जो है पुरुष के लिए जो कारक गुणसूत्र है वो कौन है, वाई है, और वाई कहां पे होता है, पुरुष के पास है। इसलिए लिंग निर्धारण का जो काम है वो किनके द्वारा किया जाता है, पुरुष के द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है कि पुरुष में वाई गुणसूत्र है, और वाई गुणसूत्र ही पुरुष, ठीक है, का क्या करता है, निर्धारण करता है। लेकिन आज भी जान रहे हो गांव में ऐसी मानसिकता है, रूढ़िवादिता है कि किन्हीं के 2, 3, 4 लड़कियां हो रही हैं तो भी जो उल्लाहना है महिलाओं को ही क्या करना पड़ता है, सहना पड़ता है। लेकिन एक्चुअल में लिंग निर्धारण का काम जो है वो किनके द्वारा किया जाता है, पुरुष के किया जाता है, क्योंकि महिला के पास सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है, एक्स और एक्स ही गुणसूत्र है, और वहीं पे पुरुष के पास एक्स और वाई। ठीक है, वाई गुणसूत्र पुरुष लिंग को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, जो ठीक है लिंग निर्धारण में क्या करता है, काम करता है। आगे देखते हैं, यदि कोई जेनेटिक रोग है, अनुवांशिक रोग है, इस महिला के अंदर में है, समझिए, ठीक है, इस महिला में एक जेनेटिक रोग है, ये रोग यहां पे आया और ये दूसरा वाला नॉर्मल एक्स है, तो ये जो फीमेल, ये जो गुड़िया होगी, जो बच्ची होगी, उसमें ये अनुवांशिक रोग रहेगा लेकिन दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा, कि नॉर्मल एक्स जो है इसको क्या करता है, दबा देता है। नॉर्मल जो एक्स है वो अनुवांशिक रोग से ग्रसित गुणसूत्र को दबा देता है, इसलिए उस महिला के अंदर, ठीक है, ये रोग नहीं दिखेगा लेकिन वो रोग रहेगा। लेकिन यहीं पे जब ये यहां पे आएगी तो ये वाला जो पुरुष होगा, ये वाला जो बच्चा होगा, ठीक है, उनमें ये रोग क्या होगा, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, क्योंकि दोनों गुणसूत्र अलग है। ठीक है, तो यहां पे देखो, ये जो फीमेल थी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, फिर ये आगे पीढ़ी, तो पीढ़ी में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी रोग को ले जाने का काम कौन कर रहा है, तो ले जाने का जो काम है वो किनके द्वारा की जा रही है, महिला के द्वारा की जा रही है। इसलिए महिलाओं को अनुवांशिक रोग का वाहक कहते हैं। क्या कहते हैं, महिलाओं को अनुवांशिक रोग का वाहक। अब यहां पे मैं आपको समझाता हूं, ये जो लिखा है उसको देखो। मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुष के लिंग गुणसूत्र के कारण होता है। अनुवांशिक रोग के वाहक मादा होती है, क्योंकि मादा में XX उपस्थित होने के कारण रोग वाले गुणसूत्र को दूसरे सामान्य X वाले गुणसूत्र द्वारा क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अगला। ठीक, केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्र में नाइट्रोजनी क्षार AGCT, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन उपस्थित होते हैं। इनके द्वारा DNA का निर्माण होता है, जो मैंने आपको बताया। DNA के अंदर अनुवांशिक लक्षण, ठीक है ना, जीन के रूप में होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, ये है जीन। जीन मतलब होता है DNA को, DNA RNA को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। जीन के रूप में संरक्षित होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी लक्षणों का हस्तांतरण करते हैं। DNA के द्विकुंडली संरचना को वाटसन एवं क्रिक द्वारा दिया गया था, जो मैं आपको समझाया। जीन कोडिंग की खोज हरगोविंद खुराना द्वारा किया गया था। जो मैं कोड बताया ना, जो जीन का सेट होता है, ठीक है, ठीक है, जीन का जो क्या होता है, सेट होता है, कोड का एक सेट होता है। तो जीन कोडिंग का जो सेट है किसके द्वारा दिया गया है, तो आप याद रखेंगे वो हरगोविंद खुराना और नीरेनबर्ग, इन 4 लोग को दिया गया था। ठीक है, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है ये। ठीक है, 1968 में इनको दिया गया था। इनकी खोज के बाद जितने टेस्ट ट्यूब बेबी और बहुत सारी जो जितने भी जेनेटिक ट्रांसफॉर्मिंग है, इनकी खोज के बाद ही आया है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीज है, जैसे जिसमें नोट में लिखे हैं, अनुवांशिकता के जनक किनको, अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। वंशागत के गुणसूत्री का सिद्धांत किसने किया था, वाल्टर एवं सटन ने किया था। एक पॉइंट और मिलेगा, ये DNA का, ये RNA है और DNA है, दोनों में कंप्लीट डिफरेंट दिखाया गया है। देखो RNA में क्या क्या होता है, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और यूरेसिल, और इसमें होता है साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन और, ठीक है, ये थायमिन होता है, वहां यूरेसिल होता है। ये दोनों डिफरेंट याद रखिएगा, DNA और RNA में। ये अल्प विकसित प्रकार का जेनेटिक है, समझो, जीन है, ये विकसित प्रकार का है। ज्यादातर गुण जो है DNA के फॉर्म पे होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हमारा ये कोशिका का टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है, संपन्न होता है।
मेरे हिसाब से आशा कर रहा हूँ मैं कि आप लोग को सारा चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं सारी चीज़ों को डिटेल में बताया हूँ, ठीक है। और इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करिए, वही आपको ज़्यादा बेस्ट इस सब्जेक्ट में पकड़ बनाने के लिए मतलब पकड़ बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।